आप जिस जमीन पे खड़े हो या बैठे हो वो जमीन अभी रियल टाइम में एक्सेलरेट हो रही है। क्या आपको फील हो रहा है? नहीं? वेल, गलत। आपको बहुत अच्छे से फील हो रहा है बट आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। चलो एक बॉल को नीचे गिराते हैं, जैसे कि न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा होगा। ये बॉल नीचे गिर रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अर्थ से अट्रैक्ट करा रहा है, क्योंकि न्यूटन के लिए ग्रेविटी फोर्स है ना, याद है। लेकिन आइंस्टाइन के लिए ग्रेविटी फोर्स नहीं है। अगर है तो न्यूटन ने उसे प्रूव करके दिखा दे कि फोर्स क्रिएट कैसे हो रहा है, बाय द वे, जो न्यूटन कभी प्रूव नहीं कर पाया। चलो इसे एक एक्सपेरिमेंट की वजह से टेस्ट करते हैं ये सही है कि नहीं। मैंने एक बोतल में पानी भर दिया है जिसके चारों ओर से छेद और जिससे भी पानी नीचे गिर रहा है। मैं जैसे ही बोतल को छोड़ूंगा ये इनर्शिया में आ जाएगा, यानी कि पानी का गिरना बंद होना चाहिए। वाओ, पानी बाहर ही नहीं आया, यानी कि वाकई बोतल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी, क्योंकि बिना फोर्स के देयर इज नो मोशन। शायद इसीलिए पानी बाहर नहीं आया। और इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि बॉल तो नीचे गिर ही नहीं रही है बल्कि अर्थ एक्सेलरेट कर रही है, और इसे मैं जरूर प्रूव करके बता सकता हूँ। और एक खास बात कि जमीन एक दिशा से एक्सेलरेट नहीं कर रही है बल्कि चारों दिशाओं से। इसीलिए आप चाहे नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे, जमीन एक्सेलरेट होके बॉल से टकराएगी। अब ये चीज सोचने में ही कितनी वियर्ड और स्टूपिड लगती है, एक आउटराइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग सकती है, बट ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट जीनियस साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन है, जिसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा चुका है। सबसे पहली बात, ये चीज सोचने में कितनी बेचीता लगती है कि जमीन बॉल नीचे नहीं कर रही है बल्कि जमीन एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि हमको बचपन से ही न्यूटन का एक्सप्लेनेशन पढ़ाया गया, वही सिखाया गया, इसलिए न्यूटोरियल एक्सप्लेनेशन हमारे लिए एक कॉमन सेंस बन चुका है। लेकिन हर कॉमन चीज दिखने वाली सच नहीं होती है। शायद इसीलिए न्यूटन के लॉज मरकरी के ऑर्बिट को प्रेडिक्ट करने में फेल हो गए, यानी कि कुछ तो इनकम्प्लीट जरूर था वहां। वेल, ये अर्थ है और इसके अराउंड स्पेस टाइम है जो तीनों डायमेंशन से बेंड या कर्व्ड हो गया है, क्योंकि आइंस्टाइन के मॉडल में केवल एनर्जी और मास ही स्पेस टाइम को कर्व्ड कर सकती है, जो कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर से एक ही चीज है। इमेजिन कीजिए कि एक अर्थ है, उसके अराउंड एक कर्व्ड पाथ है, यानी कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये इनसे इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, वेल इसके साथ क्या होगा? क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इसके पैथ का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर बेंड हो जाएगा। पॉइंट टू नोटिस, उसके पैथ का डायरेक्शन ही केवल चेंज होगा, यानी कि उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। वेल, इमेजिन कीजिए कि एक स्पेसशिप है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर खड़ी है, इसके साथ क्या हो रहा होगा? वेल, इसके साथ दो केसेस हो सकते हैं। केस वन कि वो इनर्शिया में नहीं है बल्कि उस पर कोई फोर्स है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, या वो इनर्शिया में है यानी फ्लोट हो रहा है, यानी कि उसमें कोई भी फोर्स नहीं हो रहा है। केस वन, वो केवल फ्लोट हो रहा है, उस पर कोई फोर्स नहीं या एक्सेलरेशन नहीं है, तो इनर्शिया में है, राइट। लेकिन हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, आइंस्टाइन के लिए इनर्शिया का मतलब है कोई लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में नीचे कर रहा है। पॉइंट टू नोटिस, स्पेस टाइम में, स्पेस में नहीं, स्पेस टाइम और स्पेस में बहुत डिफरेंस है, गांड मान लीजिए आगे के लिए, वरना कुछ नहीं समझेगा। अब सोचा गया कि मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट स्पेस में हैं जो स्पेस टाइम में नीचे गिर रहे हैं, फ्री फॉल स्टेट में नीचे गिर रहे हैं, वो एक सीधी पैथ बनाते हुए नीचे गिरते हैं, जिसको कहते हैं वर्ल्ड लाइन। अब सोचा गया कि आइंस्टाइन क्यों बोलते हैं कि स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट की स्पीड से नीचे ट्रेवल कर रहे हैं? क्यों? आंसर कर सकते हो? नहीं? वेल, मैं बताता हूँ। क्योंकि लाइट ही हमारे यूनिवर्स की फैब्रिक स्पीड लिमिट है, क्योंकि लाइट ही पूरे यूनिवर्स की एक मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट होती है, क्योंकि जो लाइट पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं वो मैसलेस होते हैं, तो शायद इसीलिए स्पेशल रिलेटिविटी में भी लाइट ही वो स्पेशल एलिमेंट थी। अब सपोज कीजिए कि मतलब अब इसको एक स्पेस ग्राफ में समझते हैं। अब ये क्योंकि जो हमारा स्पेस क्राफ्ट है ये कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, नहीं इस पे कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये टाइम डायमेंशन में आगे बढ़ेगा और स्पेस डायमेंशन में लो होगा, यानी कि डिस्क्रीज होगा। क्योंकि अगर इस पे कोई भी फोर्स नहीं है तो इसमें टाइम आगे इसका डायमेंशन बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होगा, और स्पेस डायमेंशन कम होगा। वेल, अगर इसको दूसरा केस कर दें कि ये 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर एक्सेलरेट करे तो क्या होगा? तो टाइम स्लो होने लगेगा और स्पेस डायमेंशन वेलोसिटी या स्पीड कह लो गेन करने लगेगी। यानी कि इसीलिए कहते हैं कि अगर स्पेस टाइम में यानी स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो वहां टाइम स्लो हो जाता है, जो कि एक
स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सच है जो आइंस्टाइन ने दी थी। वेल अब ये समझते हैं कि आखिर में मतलब हो कैसे रहा, मतलब क्या है ग्रेविटी, होती क्या है। अब यहाँ पे एक दिमाग घुमाव वाली बात आती है जो आपको एकदम बदल के रखेगा, आपकी सोच को बदल के रखेगी। अब केस 2 पे वापस आते हैं। सपोज कीजिए कि अब आप इस स्पेसशिप के अंदर हैं, तो जब तक आप अपने बूस्टर्स को एक्सप्लोरेट करके इसको मतलब एक्सप्लोरेशन से चालू नहीं करेंगे तब तक आप हवा में होंगे, यानी कि आप वेटलेस फील करेंगे, राइट। लेकिन आप जैसे इसको बूस्टर को एक्सप्लोरेट करके एक्सप्लोरेशन चालू करेंगे, स्पेसक्राफ्ट की जमीन आपके पैरों के नीचे आ जाएगी, आप अपना वेट वापस फील करने लगेंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्पेसशिप में अर्थ के जितना ही ग्रेविटेशनल फील्ड्स क्रिएट हुआ है या फिर उतना ही कोई फोर्स क्रिएट हो रहा है, नहीं, ये वही इल्यूजन है, या फिर हम कहते हैं कि ये वही ग्रेविटी है जो हमको अर्थ पे फील होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब उस स्पेसशिप के अराउंड ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि उसमें ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आइंस्टाइन ने 1907 में एक प्रिंसिपल लिया जिसको कहते हैं इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया कि यदि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सलेरेट करके उस पर एक्सलेरेशन या फोर्स लगाया जाए तो उसमें सेम वही ग्रेविटी क्रिएट होगी या सेम वही इल्यूजन क्रिएट होगा जो अर्थ पे होता है, यानी हमको सेम वही चीज फील होगी जो अर्थ पे होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि वही ग्रेविटी है जो अर्थ पे होती है। तो आखिर में ये कैसे हो रहा है, पृथ्वी करती कैसी, यानी कि अब रियल ग्रेविटी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। रियल ग्रेविटी, आइंस्टाइन के लिए रियल ग्रेविटी क्या थी और न्यूटन के लिए रियल ग्रेविटी क्या थी, इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको 3 एलिमेंट्स के बीच में आगे समझना बहुत जरूरी है। पहला कर्वेचर, दूसरा ग्रेविटी, तीसरा अपीरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फ्रेक ग्रेविटी। न्यूटन के लिए ग्रेविटी और अपीरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन एक ही चीज थी, इसीलिए उन्होंने ग्रेविटी को फोर्स बताया। लेकिन आइंस्टाइन के लिए कर्वेचर और ग्रेविटी एक ही चीज थी, इसीलिए उन्होंने ग्रेविटी को कर्वेचर बताया। अब ये कर्वेचर, आखिर ये कर्वेचर कैसे क्रिएट हो रहा है? वेल, ये एक स्पेस टाइम है और ये एक अर्थ है। ये अर्थ के अराउंड जो स्पेस टाइम है ये कंप्रेस ऑफ एरिया है, लेकिन यहाँ पे अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द लेयर ऑफ द मास है, इस मास की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये जो अर्थ है इसके मास की वजह से ये अर्थ खुद में ही यानी कि खुद अपने अंदर ही कोलैब होने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपने ही अंदर कोलैब हो रही है। जो कंप्रेस ऑफ एरिया है इसको कंप्रेस या कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन आखिर में अगर ऐसा हो रहा है तब तक अर्थ कोलैब हुई क्यों नहीं और कब होगी या क्यों नहीं हो रही है? वेल, इसका एक सिंपल आंसर है, क्योंकि जो मैटर उस मैस को दे रहा है यानी उसको क्रिएट कर रहा है उसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन का फोर्स होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन का फोर्स होता है जो उसका कंप्रेशन ऑफ एरिया यानी उसके कंप्रेस को रेजिस्ट कर रही है। बस इसीलिए ये क्या करता है, ये उसके सेंटर ऑफ द लेयर ऑफ द मास से एकदम आउट टुवर्ड्स एकदम एक्सलेरेट करता है, जिससे ये कोलैब होने से बचता है। ब्लैक होल्स के साथ भी तो अक्सर यही होता है, बट ब्लैक होल का मास इतना एक्सट्रीम होता है कि वो अपने अंदर कोलैब हो जाता है। ब्लैक होल वो सितारा है जो अपने ही मास की वजह से अपने अंदर कोलैब होने से खुद को नहीं रोक पाता है। अब समझते हैं कि रियल ग्रेविटी होती क्या आखिर में। जो न्यूटन ने बताई थी वो अगर ग्रेविटी नहीं है तो रियल ग्रेविटी क्या है? आखिर में आइंस्टाइन के नजरिए से रियल ग्रेविटी क्या होती है, आइए ये समझते हैं। देखिए, रियल ग्रेविटी का मतलब होता है डिस्टेंस या कर्वेचर। अब ये डिस्टेंस या कर्वेचर कैसे हो गया? हम लोगों ने ये तो जान लिया कि कर्वेचर कैसे क्रिएट हो रहा है। ये जो अर्थ है इसका जो मास है यही जो अर्थ है इसका जो मास है यही कर्वेचर क्रिएट कर रहा है। कैसे? क्योंकि जो ये कोलैब करने की कोशिश कर रहा है अर्थ अपने आप को, बस इसी वजह से इसके आसपास एक कर्व्ड एरिया यानी कंप्रेस ऑफ एरिया क्रिएट हो रहा है जिसको हम कर्वेचर कहते हैं। इसलिए इसके इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पैथ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पॉइंट टू नोटिस, उसके पैथ का डायरेक्शन ही केवल चेंज होगा, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब ये समझते हैं कि रियल ग्रेविटी क्या होती है। रियल ग्रेविटी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं एक बॉल को 5 फीट, 10 फीट और एक 15 फीट यानी 3 बॉल्स को 5, 10, 15 फीट से नीचे गिराता हूं, तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेविटी का कितना बड़ा रोल होगा? वेल, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि अपरेंट ग्रेविटी यानी कि जो फेक ग्रेविटी होती है उसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो रियल ग्रेविटी होती है, कर्वेचर होता है, डिस्टेंस की जरूरत होती है। क्यों? अब सपोज कीजिए, अब इसको हम ग्राफ की मदद समझते हैं।
क्योंकि स्पेस में जो ग्राफ होता है इसके समझते हैं, क्योंकि एक पैरेलल लाइन जो होती है अगर इसको हम 5, 10, 15 फीट से नीचे ड्रॉप करेंगे तो ये कर्व्ड पाथ बनाते हुए एक पैरेलल लाइन बना देगी, यानी इसके कर्व्ड पाथ अब अभी भी एकदम कर्व्ड रहेंगे, इसलिए ये ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर यही सपोज कीजिए कि मैंने एक बॉल को 1 मिलियन, दूसरी बॉल को 10 मिलियन और तीसरी बॉल को 100 मिलियन ऊपर से फेंका या ड्रॉप किया, तो यहाँ पे एक्चुअल ग्रेविटी का रोल होगा, क्योंकि इनके जो कर्व्ड पाथ है अब पैरेलल नहीं रहे, इनके जो कर्व्ड पाथ थे अब पैरेलल नहीं रहे, ये एकदम एक ही सेकेंड में यानी कि एक ही जगह पे गिरेंगे एकदम सीधे सिंपल स्ट्रेट पाथ बनाते हुए। ये होती है रियल ग्रेविटी। यानी कि रियल ग्रेविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। इसीलिए न्यूटन ने जो ग्रेविटी बताई थी वो थी डिस्टेंस आउटफिट ग्रेविटी, यानी उसमें डिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए न्यूटन ने शायद वो चीज, न्यूटन वो ग्रेट साइंटिस्ट थे जो कि अपने इमेजिनेशन के द्वारा ग्रेविटी को क्रिएट कर दिया। बट आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया कि ग्रेविटी क्या है, एक कर्वेचर है जो डिस्टेंस या मास की वजह से क्रिएट हो रही है और कुछ नहीं है। अब सपोज कीजिए कि जो आइंस्टाइन कहते हैं कि जो अर्थ है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बॉल को एक्सलेट करके, यानी कि बॉल को नीचे नहीं कर रही है बल्कि खुद एक्सलेट हो रही है, यानी कि पृथ्वी अर्थ घूमती है। हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ घूमती है, बस यही तो उसका एक्सलरेशन है, यही तो उसका एक्सलरेट है। अगर इसके इन्फ्लुएंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके पैथ का डायरेक्शन इसके ओर बेंट होगा, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो उसको बेंट होने की और सेंटर की ओर बेंट होने की कोशिश करेगा। आप जो पृथ्वी पे या अर्थ पे वेट फील करते हो, क्यों करते हो? इसके एक्सेलरेशन की वजह से। लेकिन अगर एक्सेलरेशन वजह से आप वेट फील करते हो तो आगे फट क्यों नहीं आती पृथ्वी? चार दिशाओं से एक साथ एक्सेलरेशन कैसे हो सकता है? हो सकता है। वेल सपोज कीजिए कि आप अगर स्पेस टाइम से नीचे गिर रहे हैं, स्पेस टाइम से स्पेस में नीचे गिर रहे हैं, तो जो अर्थ है इसका सरफेस, केवल आपका इसका सरफेस आपको रोकने की कोशिश करेगा, वरना जो उसका अट्रैक्शन है वो इसको अर्थ के सेंटर की ओर आपको वहां पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। पॉइंट टू नोटिस, उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बस उसका जो मास है, उससे अर्थ का जो मास है उसको सेंटर है उसकी ओर आप अट्रैक्ट होंगे बिकॉज ऑफ कर्वेचर। लेकिन अर्थ का सरफेस आपको यहाँ कोलैब होने से रोकता है। बस यही रियल ग्रेविटी होती है और यही फेक ग्रेविटी होती है। क्या होती है रियल ग्रेविटी, क्या होती है फेक ग्रेविटी क्या होती है? फेक ग्रेविटी वो एक इल्यूजन है जो हमको अर्थ पे फील होता है, यानी कि जो मैं न्यूटन ने बताया था। लेकिन रियल ग्रेविटी वो होती है जो अर्थ के मास की वजह से एक कर्वेचर क्रिएट होती है जिसमें डिस्टेंस होता है। सो आप जो अर्थ पे पुशअप मार रहे हो वो क्या है? वो एक अपेरेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, यानी फेक ग्रेविटी है। लेकिन आप जो स्पेसशिप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 मिलियन फीट से नीचे गिरा रहे हो, वहां रियल ग्रेविटी का रोल होता है, यानी वो कर्वेचर का रोल होता है। तो आखिर में अब सवाल ये उठता है कि न्यूटन या आइंस्टाइन दोनों में सही कौन था? क्योंकि एक ने हमें एप्पल के बारे में नीचे गिरते हुए बताया, तो दूसरे ने एप्पल की सही परिभाषा बताई कि एप्पल नीचे नहीं गिर रहा है बल्कि अर्थ एक्सेलरेट हो रही है। एक ने जमीन पे चलना सिखाया तो दूसरे ने बताया कि जमीन चल रही है, हम तो बस खड़े हैं वहां पे। एक ने हमको बताया कि ग्रेविटी क्या होती है तो दूसरे ने बताया कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब पॉइंट यही आता है कि दोनों में कौन सही था। अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से ये बताएं कि आइंस्टाइन सही थे हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से, तो फिर भी आइंस्टाइन ने न्यूटन को इतना ग्रेट या जीनियस साइंटिस्ट क्यों बताया? इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। इसको जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।